जय श्री राम। आरोग्य श्री राम की सुहानी सुबह में हमने आपके लिए आज से उपलब्ध कराया है योगा मॉड्यूल। योग मॉड्यूल में हमने ऐसा प्रयास किया कि जो हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी व्यस्तता है, उनके पास में जीवन में समय का अभाव है और इस अभावपूर्ण जीवन में अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए कैसे वो योग के किन अभ्यासों को करें, किन निर्देशों का पालन करें, इसके लिए हमने एक योगा मॉड्यूल तैयार किया। बड़ा संक्षिप्त में ये योगा मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का प्रतिदिन अभ्यास करके आप अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। आइए योग की इस कैप्सूल में हम प्रवेश करते हैं। योग अभ्यास को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारे आसन की। हम सुखपूर्वक सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन का अर्थ है हम जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें, बिना हिले डुले लंबे समय तक रह सके, इसको हम सुखासन कहते हैं। इसके पश्चात हमारी दोनों हथेलियां इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में रहे। हमारा शरीर को जो ट्रंक है वह स्ट्रेट रहे, स्थिर रहे। गर्दन हमारी थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई रहेगी। नेत्रों को हम कोमलता के साथ बंद करते हैं एवं चेहरे में प्रसन्नता का भाव रखेंगे। चेहरे का भाव तनावपूर्ण न रहे, इसका ध्यान रखें। इसके पश्चात योग को प्रारंभ करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के लिए एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र का वाचन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का वाचन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को जोड़ करके नमन नमस्कार करते हैं। हाथों को पीछे ले जा करके शरीर को सामने झुका कर भू नमन करेंगे और दोनों हथेलियों में घर्षण करते हैं। इस प्रकार से हमने योग के प्रारंभ करने के लिए एक संकल्प लिया और आइए इसके पश्चात हम कुछ योगिक अभ्यासों का प्रारंभ करेंगे। आरोग्यश्री योग कैप्सूल में हम योग की कुछ क्रियाओं को सीखेंगे। योग वास्तव में अष्टांग योग हुआ करता है और आज हम यहाँ पर अष्टांग योग में से केवल आसन और प्राणायाम दो प्रभागों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। व्यस्ततम जीवन शैली में हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हमने अष्टांग योग में से केवल आसन को चुना और प्राणायाम को चुना है। तो हमारा जो मॉड्यूल है ये दो प्रभाग में है। पहले भाग में हम आसन का अभ्यास करेंगे और दूसरे भाग में हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो प्रथम प्रभाग जो आसन का भाग है उसको हम प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन जब हम रात्रि में विश्राम करते हैं तो हमारा शरीर स्टिफनेस हमारे शरीर में रहा करती है और उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को ताड़ासन जैसे आसनों का अभ्यास करना चाहिए। ताड़ासन में सबसे पहले सावधान की स्थिति में हम खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेकर के आएंगे, दोनों हथेलियों को लॉक कर देंगे और आसमान की ओर हथेलियों को पलटा देंगे और पंजे के बल हम खड़े हो जाते हैं। इस स्थान पर जब हम खड़े होंगे तो अपने नेत्रों से लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर किसी एक बिंदु पर हमारे नेत्रों को जब हम स्थिर कर लेंगे तो हम हमारे शरीर को स्थिरता पूर्वक रोक के रख सकते हैं। इस अभ्यास का प्रतिदिन प्रयोग करने से, अभ्यास करने से हमारे मन, हमारा मस्तिष्क और हमारे शरीर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वह सुनिश्चित होता है। सामान्यतः हमारा मस्तिष्क जो करना चाहता है, कई बार हमारा शरीर उस चीज़ों को नहीं कर पाता। मस्तिष्क के निर्देशों को हमारा शरीर पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाता। तो इन अभ्यासों से हम मन, हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के बीच के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए यह ताड़ासन हमारे लिए लाभकारी है। इसके अतिरिक्त इस ताड़ासन को करने से स्ट्रेचिंग हो रही है। इस ताड़ासन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कंप्रेशन जैसी स्थितियां एक समय के बाद उत्पन्न होती हैं, जो आगे चल के किसी बीमारी का कारण बनती हैं, उस
अवस्था से भी हम अपने शरीर को निजात दिला सकते हैं। तो एक बार पुनः अभ्यास करेंगे ताड़ासन। एक बार देखें, गहरी सांस भरते हुए शरीर को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, वापस इसी प्रकार से वापस आएंगे। यह हमने ताड़ासन का अभ्यास किया। यहां से अब हम अगला अभ्यास करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैर के मध्य में एक अंतराल बना लेते हैं। वापस हथेलियों को ऊपर लेकर के जाएंगे, हथेलियां लॉक कर देंगे, हथेलियां आसमान की ओर पलट देंगे। अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड में हम झुकेंगे और सांस भरते हुए मध्य में आएंगे। और इसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में हम जाएंगे। ये देखिए, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, इस अभ्यास में जितनी देर तक हम झुक रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उतनी देर तक हमको सांसों को छोड़ना है और मध्य में आते हुए सांसों को भरना है। विपरीत दिशा में जाएंगे, पुनः सांस छोड़ते हुए 2, मध्य में आएंगे सांस भरते हुए और पुनः सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। इस प्रकार से लगभग 10 बार इस आसन का अभ्यास आपको करना चाहिए। इस आसन के अभ्यास करने से हमारे शरीर का जो लेटरल पोर्शन है, विशेष रूप से हमारे ट्रंक का जो लेटरल भाग है, वहाँ की मांसपेशियां लचीली होती हैं। प्रतिदिन के जीवन में जब हम काम करते हैं तो सामने झुकने और पीछे झुकने का अभ्यास जनरली हो जाया करता है, लेकिन साइड में झुकना, स्ट्रेचिंग हमारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ की मांसपेशी में एक स्टिफनेस रहती है। और कभी किसी कारण से मान लीजिए आपको झुकना पड़ गया या किसी घटनावश आपको का शरीर झुका, तो वहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है। लेकिन यदि आप ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं प्रतिदिन, तो ये आपकी साइड की मसल्स फ्लेक्सिबल होती है और आप किसी भी प्रकार की इंजरी से अपने शरीर को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के जीवन में इस अभ्यास को करने से शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद मिलती है। आइए अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन के लिए पुनः हमारे शरीर में स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर के मध्य में लगभग 1 फीट का अंतराल बना लें। जितना हमारी कमर उतना ही हमारे पैरों के मध्य में अंतराल रहेगा। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने लेकर के आएंगे। हमारी हथेलियां हमारे कंधे के समानांतर आ जाएं। अब पुनः सांस छोड़ते हुए राइट साइड मध्य में आएंगे तो सांस वापस भरेंगे और विपरीत दिशा में पुनः जाएंगे तो हम सांसों को छोड़ेंगे। प्रारंभ करते हैं 1, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में। जितना हम हमारे ट्रंक को ट्विस्ट करा सकते हैं उतना ट्विस्ट कराएंगे। सांस भरते हुए मध्य में आए, पुनः सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में जाएंगे। जब हम साइड में ट्विस्ट कराते हैं हमारे शरीर को, तो आप एक बार पुनः देखिए कि जब हम राइट साइड जाएंगे तो हमारा राइट आर्म पीछे चला गया और लेफ्ट आर्म हमारा राइट आर्म के कोहनी के पास स्पर्श करेगा। इस प्रकार से 10 बार इस अभ्यास को हम करेंगे। 10 बार एक मिनिमम संख्या है इस अभ्यास को करने के लिए। इससे अधिक भी आप अभ्यास को प्रतिदिन कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। इस अभ्यास को करने से हमारी कमर से लेकर के हमारा जो रीढ़ की हड्डी का ऊपर का भाग है, विशेष रूप से हमारी पूरी ट्रंक जो है, सर्वाइकल से लेकर के लंबर का जो भाग है, उसको हम फ्लेक्सिबल बना पाते हैं। हमने अभी तक स्ट्रेचिंग किया, अब हम शरीर को वार्म अप करने के लिए कुछ जॉगिंग करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। मध्यम गति से अपने स्थान पर दौड़ना, जिसको हम यौगिक जॉगिंग कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ रहने के लिए ऐसा निर्देश किया जाता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 10,000 कदम चलना चाहिए, लेकिन हमारी व्यस्ततम जीवन शैली में हम इतना नहीं कर पाते, क्योंकि सुबह आपको उठना है, ऑफिस जाना है, दिन भर ऑफिस में काम करना है, तो चलने का यह जो अभ्यास हमारा छूट गया है, जो हमारे बीमारी का कारण बना। हम इन अभ्यासों के माध्यम से ऐसा प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन केवल आप आधे घंटे का समय निकालें। जिस आधे घंटे के समय में ही कुछ अभ्यास आप कर लें, जिसमें से ये यौगिक जॉगिंग है। शरीर को वार्म अप करना है। अब देखिए, इस प्रकार से हाथों को ऊपर ले जा करके करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करना प्रारंभ करते हैं, जॉगिंग करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है। यहाँ पर हमको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी जो श्वसन दर है वह बड़ी रहे, अर्थात डीप ब्रीदिंग हम करें। जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी सांस श्वसन दर बढ़ती है, उसको हमको कंट्रोल करके रखना है, जिससे हमें थकान नहीं आएगी। इस प्रकार से हमने यह किया। इसके पश्चात हम अगला अभ्यास करेंगे। देखिए,
इस प्रकार से हाथों को लेकर के जाएंगे और चेयर पोज में हम बैठेंगे। सांस छोड़ते नीचे जाएंगे, पूरी सांस भरते ऊपर आए। लगभग 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अगले 5 चरण और आपको करना चाहिए। यह अभ्यास केवल आपके घुटने के लिए नहीं हो रहा है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी ने इस अभ्यास के लिए एक बात कही कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं तो हम उसको एंजियोप्लास्टी करने की सलाह देते हैं, लेकिन अमेरिकन कंट्रीज़ में व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी करने की सलाह नहीं दी जाती। वहाँ पर ऐसा सलाह दी जाती है कि केवल इस एक्सरसाइज को, इस चेयर पोज यदि आप करेंगे इस स्वरूप में, तो यह आपके हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करने में भी सक्षम है यह अभ्यास। आइए अगला अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से दोनों पैरों के मध्य में एक अंतराल बना लें। इस हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और यहाँ से सांस छोड़ते हुए राइट साइड में आप शरीर को मूव करेंगे, ट्विस्ट कराते हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 सांस भरते हुए मध्य में आए। यही अभ्यास विपरीत दिशा में भी करना है। इस अभ्यास को भी लगभग 10 बार आपको करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर का जो लेटरल पोर्शन है उसकी मांसपेशियां फ्लेक्सिबल मोड में आती हैं। इस अभ्यास को हमने देखा, इसको लगभग 10 बार प्रतिदिन हर व्यक्ति ने करना चाहिए। देखिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड 1, विपरीत दिशा में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस अभ्यास में हमको यह ध्यान रखना है कि जब हम जितनी देर तक हम मूवमेंट कर रहे हैं उतनी देर तक हम सांसों को छोड़ते रहें, और जितनी देर तक हम वापस प्राकृतिक स्थिति में आते हैं उतनी देर तक हम सांसों को लेते रहें। इस प्रकार से अभ्यास करने से हमारे जो एक्सर्शनल ब्रीदिंग है नहीं होगा। जनरली हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी श्वास भरती है, जिसको हम कहते हैं, उसको हम एक्सर्शनल ब्रीदिंग कहते हैं। उस एक्सर्शनल ब्रीदिंग से आपके हार्ट को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे हम सामने झुक रहे हैं तो देखिए इस प्रकार से नीचे आते तक हमने सांस को भर छोड़ा, ऊपर आते तक हम सांस भरेंगे। ये इस रूप में जब हम किसी भी एक्सरसाइज को करेंगे तो हमको एक्सर्शनल ब्रीदिंग नहीं होगा, जिसलिए हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के दौरान कई बार हृदय को नुकसान पहुंच सकता है, वह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आइए अगला अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वह केवल हमारे शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े के लिए भी है। कैसे उसको समझते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो हमारे हार्ट का, हमारे लंग्स का हम केवल 30% भाग ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी 90% लगभग 60% भाग हमारे लंग्स का निष्क्रिय रहता है। इस अभ्यास को करने से हमारे लंग्स का 99% भाग सक्रिय होता है। जब अधिक मात्रा में हमारे लंग्स सक्रिय होंगे तो उसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भरेगी, और जब अधिक मात्रा में उसमें ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को अधिक मात्रा में वो ऑक्सीजनेटेड करेगी, जो रक्त अपने आप में पूरे शरीर को निरोगी रखने में सक्षम होता है। आइए अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे और ऊपर आएंगे तो श्वास भरेंगे। एक बार देखते हैं। हमने पूरे फेफड़ों को एक्सपैंड किया, वहां पे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन समाहित हो गई। अब नीचे जाएंगे, पुनः सांस छोड़ते हैं। गिनती के साथ 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमने 10 बार यह अभ्यास किया। इस अभ्यास से हमने एक प्रकार, जैसे हम अभी प्राणायाम का अभ्यास जब हम करेंगे तो हम समझें कि एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम का उद्देश्य भी है हमारी लंग्स की क्षमताओं को बढ़ाना,
इस अभ्यास से भी हमने वही किया कि हमारे लंग्स की क्षमताओं को हमने बढ़ाया, उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को हमने भीतर आने में मदद किया। और हम सब जानते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमको मिलेगी हमारे लंग्स को, उतनी ज़्यादा ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगी। और प्रतिदिन 24 घंटे का एक क्रम हुआ करता है कि जब हार्ट से अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में आकर के वो शुद्ध होता है, तो शुद्ध होने का स्वरूप ही है कि उसको फेफड़े से ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज़्यादा है, वह पूरे शरीर में जब जाएगा, सर्कुलेट होगा हार्ट के माध्यम से, तो हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाएगा। इस प्रकार से शरीर का इटसेल्फ एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के साथ। इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा बल दे रहे हैं इन अभ्यासों के माध्यम से। अगला अभ्यास करेंगे कोणासन। इस कोणासन के लिए दोनों पैरों के मध्य हम एक अंतराल बना लेंगे, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से कंधे के समानांतर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट आर्म को लेफ्ट लेग से टच करने का प्रयास करेंगे। एक बार देखते हैं सांस छोड़ते हुए, एक, और जो हाथ हमारा ऊपर है उसको देखने का प्रयास करना है। वापस सांस भरते हुए मध्य में आएंगे और पुनः विपरीत दिशा में सांस छोड़ते हुए इसी अभ्यास को करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 10 चरण इस अभ्यास को हमको करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसमें एक प्रकार का स्टिफनेस आ जाती है, उस रीढ़ की हड्डी के स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, जिससे पूरी रीढ़ की हड्डी का तनाव दूर होता है। यहाँ से अब हम कुछ अभ्यास घुटने के लिए कर लेते हैं। जो हमने एक चेयर पोज किया था, उसी के साथ साथ हमको इस अभ्यास को करना है। दोनों पैरों को पास पास में मिला के रखेंगे, दोनों घुटने आपस में मिला लें और सामने झुकेंगे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंडवर्ड मूवमेंट हमारे घुटने के लिए करते हैं। 1, 2, 3, 4। इस प्रकार का अभ्यास करने से हमारे घुटने के बीच में जो एक मेनिस्कस हुआ करता है, जिससे दोनों घुटने के मध्य में एक चिकनाई वाला एक भाग हुआ करता है, जो हमारे घुटने को हेल्दी रखता है। किसी कारणवश हमारे खान पान की गड़बड़ी से उसमें एक विकृति आ जाया करती है, जिससे घुटनों का दर्द, घुटनों की बीमारी होती है। इस अभ्यास को करने से हमारा मेनिस्कस स्वस्थ होता है, जिससे हमारी घुटने के दर्द को हम दूर कर सकते हैं। इस छोटे से अभ्यास से विपरीत दिशा में भी कर लेंगे। इस प्रकार से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज हम इस अभ्यास को कर लेते हैं। यह अभ्यास हमारे घुटने को आजीवन स्वस्थ रखने में मदद करता है। यहाँ से अब हम अगला अभ्यास करेंगे शरीर को वार्म अप करने के क्रम में एक जंपिंग जैक। तो इसके लिए अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप इसको अभ्यास को करना चाहिए। देखिए एक बार, अपनी अपनी क्षमता से इस अभ्यास को करें। शरीर को वार्म अप करने के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास। हमारी आराम तलब जीवन में हमने शरीर को व्यायाम नहीं किया, शरीर के लिए अभ्यास नहीं किया, जिससे हमारे शरीर में शिथिलता आती है, आलस्य का भाव आता है। इस प्रकार से इन सब अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में एक उत्साह का संचार होता है। उत्साह के संचार के साथ साथ पूरे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जो निसंदेह हर आदमी समझ सकता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में यह मदद करेगा। इस प्रकार से हमने संक्षेप में छोटे छोटे अभ्यास के माध्यम से, छोटे छोटे एक्सरसाइज के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे हमारे शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसके पश्चात हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे सांस प्रश्वास को लेना है, कब सांसों को छोड़ना है, कब लेना है। आइए अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। यह सूर्य नमस्कार केवल शारीरिक अभ्यास न होकर के हमारे शरीर के आंतरिक भाग के लिए भी किया जाने वाला एक अभ्यास है। इस अकेले सूर्य नमस्कार को कर लेने से हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। पहले हम समझते हैं सूर्य नमस्कार को करने की कुछ तकनीक। सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर हुआ करते हैं, जिसको हम किस प्रकार से सांसों को लेने और छोड़ने के स्वरूप से हम इस अभ्यास को कर सकते हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले प्रथम अभ्यास प्रणाम की मुद्रा, छोटी छोटी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। इसके पश्चात अगला चरण 2, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते ऊपर आए,
अगला चरण, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हस्तपादासन। इसके पश्चात एक पैर को पीछे लेकर के जाएंगे और अश्व संचालन की स्थिति में आएंगे। सांस भरते हुए अश्व संचालन, वापस सांस छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति। यहाँ पर हमारी एड़ी जमीन से टच करती रहे और नाभि को देखना है, हमारे दोनों हाथों के मध्य में हमारा सिर आ जाए, नाभि को देखना है। इस प्रकार से पर्वतासन की है स्थिति। अब यहाँ से सांस लेते हुए साष्टांग नमस्कार। इस स्वरूप में छोटी छोटी सांस लेते छोड़ते रहें। यहाँ पर हमारा पूरा शरीर जमीन पे है, लेकिन कमर वाला भाग जमीन से ऊपर उठा हुआ है। यह माताएं बहनों के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है, विशेष रूप से जिनको कमर में दर्द हो रहा है उनके लिए। नेक्स्ट, श्वास लेते हुए सर्पासन, वापस सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस लेते हुए अश्व संचालन की स्थिति। जिस पैर को हमने पीछे किया था उसी पैर को वापस सामने लेके आएंगे। इसके पश्चात सांस छोड़ते हुए हस्तपाद आसन, पुनः श्वास भरते हुए 12वां चरण और यह प्रणाम की स्थिति। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के यह 12 अभ्यास हैं, जिनको अब हम मंत्रों के साथ करते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान सूर्य को हम जागृत देव कहते हैं भारतीय संस्कृति में, और इस प्रकार से सूर्य नमस्कार को करने से हम सूर्य की उपासना भी कर पाते हैं। उस मंत्रों के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक हमको पड़ता है। विशेष रूप से हमारे शरीर में जितने षड चक्र हैं, यह एक प्रकार के हमारे शरीर के एंडोक्राइनल ग्लैंड्स का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। यह षड चक्र चिकित्सा विज्ञान में हम जानते हैं कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट नहीं पड़ता, जितनी भी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से ऐसा प्रयोग के आधार पर देखा गया है कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमारे शरीर की जितनी भी एंडोक्राइनल ग्लैंड हैं उनकी सक्रियता को बढ़ती हुई पाया गया है प्रयोगों के आधार पर। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं उसमें यह अभ्यास बहुत अच्छा मदद करता है। तो आइए मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ साथ मंत्र को दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक बार पुनः एक चरण करेंगे 12 अभ्यास। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से प्रतिदिन हमको 12 अभ्यासों का एक चरण हुआ। इस प्रकार से 12 चरण में सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन सभी ने करना चाहिए। अभी तक हमने स्ट्रेचिंग किया, जॉगिंग किया, जिससे शरीर को वार्म अप किया, और उसके पश्चात सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अब हम बैठ करके करने वाले कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ आसनों का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा अभ्यास है जिसको आप प्रतिदिन भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं, और भोजन के पश्चात हर व्यक्ति ने कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए वज्रासन में प्रतिदिन बैठना चाहिए। पहले तो आप देख लें कि वज्रासन कैसे करते हैं। इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठते हैं। आप देखें एक बार साइड से, दोनों पैर को पीछे लेकर के जाएंगे और हमारे नितंब वाले भाग को हमारी
एड़ी में के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं कि हम कंफर्टेबल बैठ पाएं। इस प्रकार से दोनों हाथों को हम हमारे घुटने के ऊपर रख लेंगे। यह वज्रासन का आदर्श स्वरूप है। भोजन के पश्चात हर व्यक्ति को, यदि आप पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो भोजन के बाद आप इस प्रकार से आसन में बैठ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, जिससे हमारी पाचन की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है। यहाँ से इसी वज्रासन में बैठ करके हम कुछ आसन करते हैं जो शरीर की कुछ गंभीर बीमारियों से हमको छुटकारा दिलाते हैं, जिसमें से एक है बड़ी विकराल व्याधि के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है, वह है डायबिटीज़, ब्लड शुगर। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया वह अनेक प्रकार की अंग्रेजी औषधियों का प्रयोग कर रहा है, जिससे भी उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आती और उस औषधियों के साइड इफेक्ट के रूप में हम कई और अन्य व्याधियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो उस डायबिटीज़ को समूल नष्ट करने में सक्षम है यह अकेला अभ्यास, जिसको हम मंडूकासन कहते हैं। एक बार देखेंगे मंडूकासन करने के लिए। दोनों हथेलियों को मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी को हम नाभि के ऊपर वाले भाग में ले जाकर रखते हैं इस प्रकार से। अब सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे और सामने की तरफ झुकना है। देखिए एक बार सांस हमने बाहर किया, पेट नाभि वाले के भाग को भीतर संकुचित किया और इस प्रकार से सामने झुकते हैं। गर्दन को हम थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे। सांस लेते वापस आएंगे। इस प्रकार से हमने यह मंडूकासन का अभ्यास किया। मंडूकासन का एक अभ्यास दूसरे रूप में भी करते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और वही लंबी गहरी सांस लें, पूरी सांसों को बाहर छोड़ दें, पेट नाभि वाले भाग को भीतर संकुचित करेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे। यह मंडूकासन का अभ्यास हमारी पेनक्रियाटिक सेल्स को सक्रिय करता है। पेनक्रियास हमारे नाभि के ऊपर और हमारा जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके मध्य में एक भाग होता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन के सिक्रीशन का कारण होता है। डायबिटीज़ में उसके पेनक्रियास से इंसुलिन का मात्रा कम बनने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में रक्त शर्करा, जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा पेनक्रियास सक्रिय होता है, जिससे उसमें इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है और हम प्राकृतिक रूप से शरीर में इंसुलिन का निर्माण कर पाते हैं, जिससे हम डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अगला अभ्यास करते हैं शशकासन। यहाँ पे शशकासन एक बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है। देखिए इसके लिए वज्रासन में बैठ करके ही दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। हाथ और सिर को एक साथ सामने लेके आएंगे। माथे वाले भाग को जमीन से टिका दें। यहाँ पर हम छोटी छोटी सांस लेते और छोड़ते रहें। यह शशकासन हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हमारे क्रोध को नियंत्रित करता है। वापस। इस प्रकार से 2 से 4 बार हमको शशकासन का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। आइए अगला अभ्यास करते हैं स्कंद चालन। वापस हम सुखासन में बैठ जाते हैं। अब यहां से हम गर्दन के लिए अभ्यास करते हैं। आज के समय में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन में दर्द होना, चक्कर आना, यह बड़ी गंभीर व्याधि सामने आ रही है लोगों के मध्य में। यह हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हर व्यक्ति आज चेयर में बैठ के काम करता है, कंप्यूटर, मोबाइल से संबंधित जॉब करता है, सिटिंग जॉब है, राइटिंग वर्क है, तो भी वह टेबल चेयर में बैठ के करेगा। इससे हमारा पोस्चर बिगड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से गर्दन के पास रीढ़ की हड्डियों में एक प्रकार का कंप्रेशन आता है और उसमें यहाँ गर्दन में दर्द होने लगता है। और यह व्याधि, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, जब आगे बढ़ती है तो व्यक्ति को चलने से चक्कर आते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई हल, स्थायी हल नहीं है, लेकिन योग के माध्यम से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को न केवल कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि जड़ से इसको समाप्त भी कर सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए अभ्यास। इस प्रकार से हाथों को सामने लेके आएंगे। पहले इस प्रकार से हाथों को फैलाएं, तिकोड़े। इसके पश्चात विपरीत दिशा में भी कर लें। इसके पश्चात दोनों हाथ की मुट्ठियों को बांधेंगे और यहां से रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट करेंगे।
विपरीत दिशा में भी कर लें। हम यहाँ रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अभ्यास हमारा हो रहा है यहाँ से गर्दन के पीछे की नसों के लिए। अगला अभ्यास, ये छोटे छोटे से अभ्यास आपके लिए प्रतिदिन के जीवन में बड़े लाभकारी हैं। छोटे छोटे अभ्यासों से हम कई गंभीर बड़ी बड़ी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं बिना किसी चिकित्सक की मदद के, बिना किसी औषधियों की। अगला अभ्यास, स्कंद चालन। इस स्कंद चालन को देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। 1 2 इस प्रकार से अभ्यास आपको करना है। 3 4 5 विपरीत दिशा में अभ्यास करेंगे। 5 4 3 2 1। यहाँ से अभ्यास को विराम दें। इसके बाद हम गर्दन के लिए कुछ अभ्यास करते हैं। आप सुखासन में बैठ जाएं, हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रख लें। अब गर्दन को राइट और लेफ्ट साइड पहले झुकाएंगे। जब हम राइट साइड में गर्दन को देख करके जाएंगे तो सांसों को छोड़ेंगे, मध्य में आएंगे, सांस भरेंगे और यही क्रम विपरीत दिशा में दोहराएंगे। प्रारंभ करते हैं। 1 सांस भरते हुए मध्य में आएंगे, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में 2, पुनः सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए 3, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट 4। इस प्रकार से एक अभ्यास हुआ। अगला अभ्यास, हम सांस छोड़ते हुए हमारे कान को हमारे कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। 1 यहाँ भी हम जब झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, मध्य में आएंगे, सांस भरेंगे, विपरीत दिशा में पुनः सांस छोड़ते हुए 2 3 4 विराम देते हैं। इस प्रकार से बड़ी सावधानीपूर्ण इस अभ्यास को आपको करना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो एक्यूट स्टेट है उसमें इस अभ्यास को आप ना करें अथवा अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन से इस अभ्यास को करें। अगला अभ्यास है नेक मूवमेंट। एक बार देखेंगे, गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, पहले क्लॉकवाइज। 1 2 बहुत धीरे धीरे इस अभ्यास को करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। विपरीत दिशा में एक्यूट स्टेट में इस अभ्यास को आप ना करें, लेकिन क्रोनिक स्टेट में यह अभ्यास आपको उस बीमारी से निजात दिला सकता है। अभ्यास को विराम देते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे हमने कुछ अभ्यास किया जो प्रतिदिन आप अपने जीवन के व्यस्ततम स्वरूप से समय निकाल करके आप इस अभ्यासों को करेंगे तो आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। आइए अब हम प्राणायाम में प्रवेश करते हैं। पूरे यौगिक अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्राणायाम। यह प्राणायाम अकेला ही हमारे शरीर की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक व्याधियों को समाप्त करने में सक्षम है, हमारी एकाग्रता को सुनिश्चित करने में सक्षम है और हमारे मन की जितनी भी चंचलता है उसको नियंत्रित करने में सक्षम है यह प्राणायाम। इसलिए सभी व्यक्ति ने प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। योग शास्त्र में कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात हमारे चित्त की जो ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमें अवसाद में लाती हैं, हमें चिंता में डालती हैं, उन वृत्तियों का निरोध करता है, उन वृत्तियों को समाप्त करता है प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले एक आसन की आवश्यकता होती है जिसको हम सुखासन कहते हैं। सुखासन का अर्थ है वह आसन जिसमें हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें। इसलिए हम सुखासन में बैठते हैं। सामान्य रूप से हम पालती मार के हमने बैठ गए इस प्रकार से। उसके पश्चात हमारे शरीर को हमको सीधा रखना है, कमर पीठ वाले भाग को स्ट्रेट बनाना है। हम जब हम बैठते हैं तो इस प्रकार से झुक करके बैठते हैं जिससे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस भाग में आती है, जिससे हमारे पैरों में भार पड़ता है और पैरों में दर्द होता है। इसलिए प्राणायाम करने के लिए हमारे शरीर को स्ट्रेट बनाते हैं, कमर पीठ को सीधा कर लेंगे।
जब हम कमर पीठ को हमने सीधा किया, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया, तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे नितंब में आ जाती है, जिससे हम लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ पाएंगे। इसके पश्चात दोनों हथेलियों को इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में रख लें, अथवा ज्ञान मुद्रा में भी आप रख सकते हैं। हम निर्देश करते हैं कि ध्यान मुद्रा में इस प्रकार से रखें। इसके पश्चात दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ बंद करना है और चेहरे में प्रसन्नता का भाव रखना है, और इस प्रकार से यह प्राणायाम करने की तैयारी है। आज हम प्राणायाम को 2 भाग में विभाजित करेंगे। पहले हम क्रियात्मक प्राणायाम के 3 स्वरूप करेंगे, जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके पश्चात द्वितीय प्रभाग में हम 2 ध्यानात्मक प्राणायाम करेंगे, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम का जो पहला स्वरूप है, हम व्याधियों के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए हमने प्राणायाम को किया। प्राणायाम एक प्रकार की हमारी श्वास प्रश्वास की कुछ तकनीक है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि उसके पीछे का टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि यह प्राणायाम पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है और प्रयोगों के द्वारा सिद्ध है। आज का समय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है, तो प्राणायाम से शरीर में मिलने वाले जो लाभ हैं उसको वो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि इस प्राणायाम से हमें लाभ कैसे प्राप्त होंगे और क्यों प्राप्त होंगे। तब तो हम जब उस प्राणायाम को करेंगे तो हमको उसमें विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो उसके वजह से पूरे लाभ हमारे शरीर में हमें प्राप्त होंगे। हम जानते हैं कि प्राणायाम हम करते हैं हमारे मन के लिए, जैसा अभी हमने बताया। इस मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम की कुछ तकनीकें हैं। हम एक छोटे से प्रयोग से समझ पाएंगे इस प्राणायाम के मोड ऑफ एक्शन को, कि इस मन यदि हमारा उदास है, मन यदि अवसाद में है, मन यदि चिंता में है, जिस मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मन जैसी चंचल तत्व को, मन जैसी चंचल चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मन की चंचलता को एकमात्र ऐसी औषधि है जो नियंत्रित कर सकती है, वह है वायु। उसको हम समझते हैं कि जैसे हम हमारे मन को किसी बड़े सुंदर स्थान पर, किसी बगीचे में, किसी बाग बगीचे में, सुंदर फूलों के मध्य में, किसी वन प्रदेश में लेकर के चले जाएं, किसी रोमांटिक प्लेस में हमारा मन चला जाए, किसी चिंतनी भाग में हमारा मन चला जाए, तो हमारा मन फिर वहां से वापस लौटकर नहीं आना चाहता। मन को नियंत्रित करने के लिए कोई औषधि, कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन क्या होगा यदि आपका मन किसी बड़े रोमांटिक प्लेस में चला गया और वहाँ से मन वापस स्व स्थान पे लौट करके नहीं आना चाहता। लेकिन ऐसे स्थान में भी, ऐसे स्वरूप में भी, ऐसी स्थिति में भी यदि आपको नाक बंद कर दी जाए, आपको वायु ना मिले, या आपको पानी में डुबा दिया जाए, तो आपके मन को, आपके शरीर को वायु नहीं मिलेगी। जब वायु नहीं मिलेगी तो मन तड़प करके अपने शरीर की रक्षा के लिए स्वस्थान में वापस आएगा। अर्थात कितनी भी रोमांटिक प्लेस में या कितनी भी अवसाद की स्थिति में हमारा मन है, चिंता की स्थिति में हमारा मन है, और उसको यदि वायु ना मिले तो वह मन तड़प उठेगा और वह अपने रक्षा के लिए स्वस्थान में वापस लौटेगा। यह बताता है कि मन जैसी चंचल चीज को वायु नियंत्रित कर सकती है, और यदि मन की चंचलता को वायु नियंत्रित कर सकती है तो उसी वायु की कुछ तकनीक है जिसको हम प्राणायाम करते हैं, जिसको हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए पहले सुखासन में बैठना है, हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रखना है, नेत्रों को कोमलता के साथ बंद करेंगे और चेहरे में प्रसन्नता का भाव रखेंगे। चेहरे में कोई तनावपूर्ण अभिव्यक्ति ना रहे, ऐसा ध्यान दें। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को भी हम 2 स्वरूप में करेंगे, पहले मध्यम गति से, उसके पश्चात तीव्र गति से। पहले मध्यम गति से इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास में लंबी गहरी सांस हमें लेना है और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे हमको छोड़ना है। इस अभ्यास में हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग का अर्थ होता है हमारे फेफड़े, हमारे पेट को में विभेद करने वाला एक भाग होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो यहाँ लंग्स के नीचे का स्थान हुआ करता है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग का अर्थ हुआ जो हमने श्वास भरा वह केवल डायफ्राम के ऊपर तक ही जाए, पेट तक वह श्वास न जाए,
और जब हमने श्वास छोड़ा तो इस डायफ्राम से ऊपर से ही पूरी श्वास बाहर निकल जाए। एक बार अभ्यास करके देखेंगे। लंबी गहरी पूरी सांस हमने फेफड़ों में भरा और फेफड़ों से ही पूरी सांस को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से निरंतर 2 मिनट तक इस अभ्यास को हम करेंगे। इस अभ्यास में हम निर्देश करते हैं कि जब हमने लंबी गहरी सांस लिया तो थोड़ी देर के लिए सांसों को भीतर की तरफ रोकते हैं, जिसको हम अंतःकुंभक कहते हैं। धीरे धीरे हमने सांसों को बाहर छोड़ा और सांसों को बाहर रोक दिया, जिसको हम बाह्य कुंभक कहते हैं। इस प्रकार से अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक के अभ्यास के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास हमें करना है। इसमें लंबी गहरी सांस लेना और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। इसमें एक एडिशन यह करना है, जो भी श्वास हम ले रहे हैं वह ईश्वर के किसी पवित्र नाम के साथ रहे, अथवा कोई भी एक छोटे से मंत्र का आलंबन स्वीकार करें। उस मंत्र के साथ श्वास लें और उसी मंत्र के साथ सांसों को छोड़ें। जैसे ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र के साथ श्वास भरें, भीतर की तरफ सांस को रोकें, कुंभक का अभ्यास। इसी प्रकार धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें, ओम नमो नारायणाय, तो सांसों को बाहर रोक देना, बाह्य कुंभक। इस प्रकार से कुंभक का अभ्यास करते हुए लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने का क्रम निरंतर जारी रखें। 2 मिनट तक अभ्यास करें। इस अभ्यास को करने के दौरान हमें पूरी एकाग्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस अभ्यास में हमारा पूरा ध्यान हमारी उस आती हुई और जाती हुई सांसों की ओर रहे। इस अभ्यास से हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है। हमारे मन और हमारे मस्तिष्क में जो अवांछित विचार हमारी इच्छा के विपरीत प्रवेश करते हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, जिससे हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो अवांछित विचारों से परेशान होता है, हमारी एकाग्रता को भंग करता है, वह नहीं होगा और हमारी एकाग्रता सुनिश्चित होगी। इस अभ्यास से हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। रोजमर्रा के जीवन में जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का केवल 30% भाग ही हम प्रयोग कर पाते हैं। बाकी 60% से ज़्यादा भाग हमारा निष्क्रिय रहता है। इसी कारण से एक समय के पश्चात, एक आयु के पश्चात हमें दमा, अस्थमा जैसी सांसों की व्याधियां होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करता है उससे हमारे फेफड़े का 90% से 100% का भाग सक्रिय होता है, जिससे आगे चल कर के एक आयु के पश्चात श्वास से संबंधित व्याधियां, बीमारियां हमको नहीं परेशान करती। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना, हमारा पूरा ध्यान उस आती हुई और जाती हुई सांसों में रहे, जिससे हमारी एकाग्रता सुनिश्चित होगी। चेहरे में प्रसन्नता का भाव रखें, ध्यान दें। चेहरे में यदि कोई तनावपूर्ण अभिव्यक्ति होगी तो वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा, और यदि हमने चेहरे में प्रसन्नता का भाव रखा तो पूरे शरीर में प्रसन्नता का प्रभाव पड़ेगा। यह इस प्राणायाम का आदर्श स्वरूप है। अभ्यास को हम विराम देते हैं। आइए यहाँ से अगला अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें लंबी गहरी सांस केवल छोड़ना है। इस अभ्यास में पेट को भीतर की तरफ संकुचित करना है और उसी क्षण सांसों को बाहर छोड़ना है। यह अभ्यास करने से हमारे शरीर की हर आवश्यक कोशिकाओं के हर भाग तक शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह सुनिश्चित होता है। अभ्यास को प्रारंभ करेंगे।
अभ्यास के दौरान भी हमें ध्यान रखना होगा कि चेहरे में कोई तनावपूर्ण अभिव्यक्ति ना रहे। हमारा पूरा ध्यान हमारी आज्ञा चक्र में रहे। आज्ञा चक्र अर्थात तिलक बिंदु स्थान, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। चेहरे में प्रसन्नता का भाव और 100 स्ट्रोक हमको लगाने हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति को 100 स्ट्रोक के 3 प्रभाग करने चाहिए। इस कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर में ये हर कोशिकाओं के अंतिम भाग तक शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह सुनिश्चित होता है। स्मरण रहे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, वह अपने आप में सक्षम है गंभीर बीमारियों को शरीर से दूर करने में। इस प्राणायाम के माध्यम से हम यही करते हैं कि शरीर के अंतिम छोर तक, शरीर की अंतिम कोशिका तक हम शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह बलपूर्वक सुनिश्चित करते हैं, जिससे वह कोशिका स्वस्थ होती है। और इस कोशिका के स्वस्थ होने से वह ऊतक तंत्र स्वस्थ होता है। उस ऊतक तंत्र के स्वस्थ रहने से हमारे शरीर का अंग और अंग तंत्र स्वस्थ रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि केवल कपालभाति प्राणायाम करने से गंभीर जोड़ों की बीमारियां जैसे आर्थराइटिस, लीवर की परेशानियां, पेट की परेशानियां, चमड़ी में होने वाली गंभीर व्याधियां से लेकर के कैंसर जैसी व्याधियां भी समूल नष्ट होती हैं इस अकेले प्राणायाम से। आइए लगभग 100 स्ट्रोक का एक चरण प्रारंभ करेंगे। सौ स्ट्रोक करने के पश्चात कुछ क्षण का विराम लेंगे और उसके पश्चात पुनः 100 स्ट्रोक करेंगे। इस प्रकार से 100 स्ट्रोक के 3 चरण का अभ्यास प्रतिदिन हर व्यक्ति ने करना चाहिए, जिससे इस अभ्यास से, इस प्राणायाम से पूरे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। आइए यहाँ से अगला अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए वापस हमारे शरीर की तरफ ध्यान दें कि हमारा शरीर, कमर पीठ सीधी रहे, हथेलियां ध्यान मुद्रा में, नेत्र बंद, हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में। उसके पश्चात सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे हाथ की नासिका छिद्र को बंद कर लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अर्थात लेफ्ट हैंड की नासिका छिद्र से श्वास को भरते हैं। फिर लेफ्ट नासिका छिद्र को बंद करते हैं और राइट नासिका छिद्र को खोल करके वहां से श्वास वायु को बाहर निकालेंगे। पुनः राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें, लेफ्ट से सांस छोड़ें और लेफ्ट से ही सांस भरेंगे और राइट से सांसों को छोड़ें। इस प्रकार से एकांतर क्रम में इस अभ्यास को करना है। इस पूरे अभ्यास में हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में रहे और सांस लेने और छोड़ने का यह क्रम जारी रखें। इस अभ्यास में भी हमें यह ध्यान देना है कि जो हम श्वास ले रहे हैं वह ईश्वर के मंत्र के साथ रहे और जो हम श्वास छोड़ रहे हैं वह भी उसी मंत्र के साथ रहे। आइए अभ्यास को प्रारंभ करें। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र 2 नाड़ियाँ हुआ करती हैं। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर की उष्णता को नियंत्रित करती है, चंद्र नाड़ी हमारे शरीर की शीतलता को नियंत्रित करती है। यह दोनों नाड़ियों का मूल आधार होता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह अभ्यास, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, इसके माध्यम से हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी, जो इड़ा और पिंगला नाड़ी है, इसका शोधन होता है। इस इड़ा और पिंगला नाड़ी का आधार हमारी सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी का शोधन भी इस अभ्यास से होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क से
मिलने वाले जो निर्देश हैं हमारे शरीर के लिए, वह निर्देश इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से होते हुए पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। इसीलिए इस अभ्यास को करने से यह सूर्य और चंद्र नाड़ी स्वस्थ होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के मध्य का जो कोऑर्डिनेशन है वह सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है। आइए, इसके पश्चात हमने जो अभ्यास किया, 3 प्रकार के प्राणायाम जो ध्यानात्मक प्राणायाम थे, इसके पश्चात अब हम करेंगे क्रियात्मक प्राणायाम का अभ्यास। यह क्रियात्मक प्राणायाम में 2 प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। पहला है भ्रामरी प्राणायाम और दूसरा है उद्गीत प्राणायाम। यह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए वापस एक बार पुनः हम देख लें। इस प्राणायाम को करने के लिए पुनः हम सुखासन में बैठ जाएं, कमर पीठ को सीधा करें, हथेलियां ध्यान मुद्रा में, और सांभवी मुद्रा में इस अभ्यास को करेंगे। सांभवी मुद्रा के लिए हमारी मध्य की अंगुलियों को बंद नेत्रों के ऊपर लगाएंगे। इंडेक्स फिंगर हमारी भौहों के ऊपर आ जाए और अंगूठे से कर्णपाली को बंद कर लेंगे। इसके पश्चात भ्रमर के समान गुंजन करने वाली ध्वनि हम निकालेंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए कर्णपाली को इतनी जोर से बंद करके रखना है कि बाहर की कोई ध्वनि हमें सुनाई ना दे, और केवल वह भ्रमर के समान जो हम गुंजन कर रहे हैं, जो हमिंग साउंड है, वह हमिंग साउंड हमारे पूरे मस्तिष्क में गुंजायमान हो जाए। प्रारंभ करें 5 बार। अभ्यास विराम। इस प्रकार से इस भ्रामरी प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में नाइट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है। यह नाइट्रिक एसिड हमारे शरीर में प्रसन्नता के हार्मोन्स को सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे मन और हमारे मस्तिष्क में प्रसन्नता का भाव जागृत होता है। हमारी एकाग्रता सुदृढ़ होती है। हमारे मस्तिष्क में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं तक शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह सुनिश्चित होता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं और निरोगी होती हैं। कुछ क्षण के लिए अपने स्थान पर शांत और अडोल स्थिर बैठेंगे। जो अभ्यास हमने किया, उस अभ्यास का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप पाएंगे कि प्रतिदिन के जीवन में हम 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेते और छोड़ते हैं, लेकिन प्राणायाम का थोड़ा सा अभ्यास करने मात्र से हम केवल 4 या 5 सांस 1 मिनट में लेकर भी बड़ी सहजता से, बड़े प्रसन्नता के साथ स्थिर रह पाते हैं। यह सांसों के संरक्षण का सिद्धांत है, यह ऊर्जा के संरक्षण का भी सिद्धांत है। हम सभी की सांसें सुनिश्चित हैं, निश्चित हैं। इन प्राणायाम के अभ्यास को करने से हमारे प्राणों का आयाम होता है, हमारी प्राणवायु संरक्षित होती है, जिससे हमारी आयु बढ़ती है और हम निरोगी होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से। आइए अगला अभ्यास करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। यह उद्गीत प्राणायाम हमारी एकाग्रता को सुनिश्चित करता है। इस अभ्यास के लिए वापस सुखासन में बैठेंगे,
कमर पीठ को सीधा करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेकर के 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अभ्यास को विराम दें और अपने स्थान पर शांत अडोल स्थिर बैठे। जो अभ्यास हमने किया उस अभ्यास के पश्चात हमारी एकाग्रता सुनिश्चित होती है। अपने स्थान पर बैठकर छोटी छोटी सांस लें और छोड़ें। वर्तमान में हम एकाग्रता की चरम पर हैं। इस क्षण में हमारे शरीर से राजसिक और तामसिक भाव क्षीण अवस्था में हो गए हैं और सात्विक भाव पूर्ण जागृति की अवस्था में है। यह सात्विक भाव हमारे शरीर के आरोग्य प्रदान करते हैं। यह सात्विक भाव हमें एकाग्रता प्रदान करता है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास करने से यह सात्विक भाव लंबे समय तक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बना रहता है, जो आदर्श स्वास्थ्य का स्वरूप होता है, हमारी एकाग्रता को सुनिश्चित करता है। आइए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह एकाग्रता का भाव संपूर्ण दिवस हमारे साथ बना रहे। शांति पाठ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। दोनों हाथों को जोड़ करके नमन नमस्कार करेंगे। हाथों को पीछे ले जाकर के भ्रू नमन करते हैं। दोनों हथेली में घर्षण करें और उत्पन्न हुई ऊष्मा को बंद नेत्र पर लगाएं। पूरे चेहरे को स्पर्श करें, पूरे शरीर को स्पर्श करें और नीचे देखते हुए धीरे से नेत्र को खोलें। आज के अभ्यास को हम विराम देते हैं और प्रतिदिन इसी स्वरूप में हम अभ्यास करेंगे, जिससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।